वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। डीसी जनरेटर के बाद हमारा अगला टॉपिक है डीसी मोटर। मोटर हम लोग जानते ही हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर के उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, और डीसी मोटर ऐसा मोटर जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेकिन किस फॉर्म में, डीसी के फॉर्म में, डीसी सप्लाई के फॉर्म में, और उसको कन्वर्ट करे मैकेनिकल फॉर्म में। तो आज के क्लास में हम लोग वर्किंग समझेंगे डीसी मोटर का, और उसमें बैकएंड का क्या रोल है वो देखेंगे, और उसके बाद टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे कैसे डीसी मोटर वर्क कर रहा है। देखिए, डीसी मोटर के एप्लीकेशंस ढेर सारे हैं। आपके बाइक के स्टार्टर से लेकर के ट्रक, बस, जितने भी ऑटोमोबाइल हैं सबके स्टार्टर, वाइपर और फैंस ऑटोमोबाइल के, उन सब में तो इसका एप्लीकेशन है ही। और इसके साथ साथ जो ट्रैक्शन जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, उन सब में भी डीसी मोटर्स का काफ़ी यूज है। तो डीसी मोटर का वर्किंग समझना और उससे फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो उसका स्टार्ट आपका अभी से हो रहा है, तो इसको समझिएगा ध्यान से। हालांकि 50% चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जो डीसी मशीन के लिए कॉमन है। अलग से जो चीज़ें हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर डीसी मोटर का वर्किंग देखें तो मैंने यहाँ पर 3 पोजिशंस लेकर के इसके वर्किंग को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ले रहे हैं, जिसमें कि जो स्टेटर है उसको किसी दूसरे सोर्स से सप्लाई किया गया है, और जो आपका रोटर है, जो आर्मेचर है, उसको हम लोग एक सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं जिसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है, VT, ठीक है ना। मोटर का सर्किट मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको भी देखेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज से सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, और जैसा हम लोग को पता है कि मोटर का भी डिजाइनिंग कैसे होगा, बीच में शाफ्ट होगा, उसके ऊपर कॉम्यूटेटर और फिर ऊपर से ब्रश। तो अभी समझने के लिए मैंने बस 2 कंडक्टर लिया है, एक इधर से इन किया है, मतलब रिटर्न ये एक मात्र एक कॉइल लिया, सिंपल एक कॉइल, 2 कंडक्टर का एक कॉइल लिया। तो यहाँ पे एक डीसी सोर्स से हमने ब्रश को सप्लाई दिया, ब्रश से सप्लाई जाएगा कॉम्यूटेटर में, और कॉम्यूटेटर से जाएगा कंडक्टर में, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब रोटर मूव करता है तो क्या क्या चीजें मूव करती हैं, कंडक्टर मूव करता है, शाफ्ट मूव करता है, कॉम्यूटेटर मूव करता है, बट ब्रशेस डू नॉट मूव। ब्रश सिर्फ टच किए हुए रहते हैं। तो ब्रश का पोजीशन चाहे आप इस फिगर में देखिए, चाहे इस फिगर में देखिए, चाहे इस फिगर में देखिए, तीनों ही फिगर में ब्रश का पोजीशन सेम है। इस फिगर में पोजीशन 1 में यहां से हमने डीसी सप्लाई दिया ब्रश को, ब्रश से गया कॉम्यूटेटर में, और कॉम्यूटेटर से इस कंडक्टर में आया। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ठीक है। तो इसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड, ये पीछे तक गया और फिर यहां से निकला हुआ करंट, ठीक है ना। और यहां से निकल के फिर कॉम्यूटेटर में आया, कॉम्यूटेटर से फिर ब्रश में, और ब्रश से फिर रिटर्न, ठीक है। अब होगा क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, सिंपल फैराडे का सेकेंड लॉ है। तो जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इस कंडक्टर पे भी एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है F, वो तो होता है BIL, वैसे इसमें साइन थीटा भी है, इसके और इसके बीच का एंगल 90 होता है हमेशा, इसलिए फोर्स BIL न्यूटन। और इसका डायरेक्शन कैसे पता चलता है, हम लोग को पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें कि ये बताएगा आपको करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अंदर है, तो इस पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ। और इस कंडक्टर को देखें, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो यहां से जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट बाहर है, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। इस पे नीचे की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ,
यानी रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा रोटर पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा एंड रोटर विल मूव। तो एक तो तरीका ये है इसको समझने का, एक और भी दूसरा तरीका ये है। देखिए ये तो हमने ये समझा कि प्रत्येक कंडक्टर पे एक फोर्स लग रहा है फैराडे के नियम से। एक दूसरा भी तरीका है समझने का कि दो फील्ड के आपस में इंटरेक्शन के कारण एक फोर्स लग रहा है, एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है। वो कैसे समझ सकते हैं? देखिए ये जो कंडक्टर है, या फिर हम जानते हैं जैसा कि ये इंटरपोलर जोन के एक तरफ के सभी कंडक्टर में एक तरह का करंट का डायरेक्शन होगा और इस तरफ वाले में दूसरे तरह का करंट का डायरेक्शन, ये हम लोग जानते हैं। तो जैसे इस कंडक्टर की बात करें तो इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ इस तरह का करंट का डायरेक्शन अंदर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा, ऐसे। जो हम लोग आर्मेचर रिएक्शन में भी देखे थे, अंदर ऐसे, और इधर वाले में करंट का डायरेक्शन बाहर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा होगा, है ना। ऐसे भी देखें अगर टोटल इधर से करंट इन कर रहा है, इधर से निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब रोटर के इस पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकल के एयर में जा रहा है और एयर से इस पार्ट में इन कर रहा है। इसलिए ये पार्ट जो होगा उसको कह सकते हैं नॉर्थ पोल और इसको कह सकते हैं साउथ पोल, क्योंकि इस पार्ट से, जिस पार्ट से निकल के एयर में जाता है वो नॉर्थ पोल होता है, तो इस पार्ट से निकल के एयर में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पार्ट आपका नॉर्थ पोल है, ये पार्ट साउथ पोल है। मतलब ये जो रोटर है, ये रोटर यहाँ पे नीचे वाला पार्ट इसका एक तरह से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ऊपर वाला एक तरह से साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और जो आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कुछ इस तरह से है और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। तो ये नॉर्थ पोल, अब ये स्टेटर तो मूव नहीं कर सकता है, लेकिन ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपेल करेगा और इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो भी रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। यानी कि चाहे आप इसे समझिए, दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो जो पिछला वाला था हर एक का वो भी वही है, समझने का दो अलग अलग तरीका है। हम लोग अलग अलग कंडक्टर पर भी करके देख सकते हैं या कंबाइंड रोटर का एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के भी देख सकते हैं। दोनों ही केस में रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये मूव करेगा और मूव करके अब हम आते हैं पोजीशन 2 पे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करके कुछ इस पोजीशन में पहुंचा, तो यहाँ पे मैंने इधर वाले कंडक्टर को नाम दिया है ए, इधर वाले को नाम दिया है ए डैश, और ए जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है उसको नाम दिए हैं सी, और ए डैश जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है उसको नाम दिए हैं सी डैश। तो अब अबाउट 90 डिग्री रोटेशन के बाद यहाँ पर जो कंडक्टर होगा उसका नाम क्या होगा? यही मूव करके ऊपर गया ना, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा ए डैश और ये होगा सी डैश, है ना। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा, ए डैश और सी डैश आपस में कनेक्टेड होंगे। सिमिलरली जो नीचे वाला है वो भी इससे कनेक्टेड होगा और ये नीचे वाला होगा ए और इसका कम्यूटेटर सेगमेंट होगा सी। देखिए अभी हमने एक जस्ट एक बहुत ही सिंपल, ऐसा होता नहीं है कोई भी, समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिसमें कि मात्र दो कंडक्टर लिए हैं, एक सिंगल कॉइल लिया है। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा होगा भरा हुआ कंडक्टर से, लेकिन अगर ये दो कॉइल है और ये दोनों कंडक्टर इंटरपोलर जोन पे आ गए, है ना, ये दोनों कंडक्टर्स इंटरपोलर जोन पे आ गए, तो जब ये इंटरपोलर जोन पे होंगे और हम देख रहे हैं कि ब्रशेस ने इनके कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट कर दिया है, ब्रशेस ने इनके कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट कर दिया है, तो उस समय इनसे करंट क्या होगा? जीरो होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमने लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में पढ़ा था वो चीज जनरेटर मोटर दोनों के लिए वैलिड है, कि हमने देखा था कि एक कंडीशन ऐसा आता है जब दो कम्यूटेटर सेगमेंट आपस में शॉर्ट होते हैं, मतलब कोई कंडक्टर इनसे शॉर्टेड होता है, कुछ इस तरह से दिखेगा, और कोई ये कंडक्टर है जो कि शॉर्टेड है। यही कुछ कंडीशन है यहाँ पर भी,
है ना, ये मोटर है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, करंट इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। तो अब कंडीशन ये है कि ये जो कंडक्टर है आपका, ये कंडक्टर इंटरपोलर जोन में है ना, तो ये यहाँ पर इंटरपोलर जोन में है, तभी तो शॉर्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि जो पोटेंशियल इस ब्रश का, वही पोटेंशियल इन दोनों का कम्यूटेटर सेगमेंट का, और ये वायर का एक एंड इस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड और दूसरा एंड इस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं, ये वायर है, ये दोनों से कनेक्टेड है ब्रश के थ्रू, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है सिमिलरली। तो ये ऐसा जब कंडीशन है तो देखिए क्या इस कंडक्टर से कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना, तो सेम पोटेंशियल है तो इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। इंड्यूस भी इसका अपना कुछ नहीं होगा क्योंकि इंटरपोलर जोन में है, हाँ, तो इसलिए ये बात जनरेटर में वैलिड है और मोटर में भी वैलिड है कि जब कंडक्टर इंटरपोलर जोन में आते हैं तो उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, उससे कोई करंट ही नहीं आपका इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, यानी कि इस मोटर की अगर बात करें, अगर ये जो हमने एक स्पेशल केस लिया है जिसमें मात्र 2 कंडक्टर हैं, तो इस कंडीशन में इसमें कोई करंट होगा ना इसमें कोई करंट होगा, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल मशीन्स में चूंकि कई सारे कंडक्टर होते हैं तो इसमें और इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना, लेकिन बाकी में तो कर रहा होगा, तो बाकी के कारण टॉर्क लगेगा। अभी इस मशीन के लिए जिसमें 2 ही कंडक्टर है, इस समय कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इनर्शिया से ऐसा तो नहीं कि इस पोजीशन पर टॉर्क नहीं है तो आकर के रुक जाएगा, नहीं, इस पर तो एक फोर्स लगा, ये मूव किया, मूव करके एक पोजीशन इसमें आया, यहाँ पे टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने इनर्शिया से इधर मूव कर जाएगा और जैसे ही मूव करेगा तो फिर से टॉर्क लगना शुरू होगा, वो हम लोग देखेंगे पोजीशन 3 में। लेकिन आप एक बात समझिए, मैंने इसको बस आपको इसलिए समझाने का प्रयास किया, ये ऐसा है मशीन है जिसमें 2 ही कंडक्टर है, इसलिए इसमें जब ये दोनों इंटरपोलर जोन में हैं तो रिजल्टेंट मशीन पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है ना। लेकिन अगर कई सारे कंडक्टर्स होंगे तब जो कंडक्टर इंटरपोलर जोन पे होगा उस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब कंडक्टर्स पे तो टॉर्क लगेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप सोचेंगे जब इंटरपोलर जोन पे जो होगा उस पे नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब जो होंगे उन पर तो लगेगा, तो मशीन में कंटिन्यूअस टॉर्क लगता है, ऐसा नहीं कि टॉर्क 0 होता है, कभी नहीं, कंटिन्यूअस टॉर्क लगता है। हाँ, जब कंडक्टर इंटरपोलर जोन पे आएंगे तब उस समय कोई टॉर्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्रॉस करेगा तो फिर लगने लगेगा। तो ये आपको सेकेंड पोजीशन में मैंने समझाया। अब जब ये इधर से मूव करके इधर आएगा, है ना, तो जब ये इधर से इधर मूव करके आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये यहाँ आया तो यही है ना ए डैश, और ये क्या है सी डैश, सिमिलरली ये क्या है ए और ये क्या है सी। हमारा बैटरी का तो पोटेंशियल वही है, और आपका जो ये है ये इससे कनेक्टेड है और ये जो है इससे कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर ए था सी से कनेक्टेड और इधर वाले ब्रश से कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, और यहाँ पर ए डैश है सी डैश से कनेक्टेड और पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड। तो जो कंडक्टर्स हैं उनमें तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। ए डैश में करंट का डायरेक्शन था कैसा, डॉट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव से सप्लाई है तो करंट इसमें इन करेगा, यहाँ पे जो इसमें करंट का डायरेक्शन है वो है क्रॉस, है ना, और इसमें क्या होगा डॉट। तो जो कंडक्टर्स हैं आर्मेचर कंडक्टर्स उनमें तो एसी अल्टरनेटिंग ही है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस था, अब यहाँ पे डॉट था ए डैश में और यहाँ पर अब क्रॉस है। सिमिलरली ए में यहाँ पे क्रॉस था और यहाँ पे डॉट है, तो मतलब आर्मेचर कंडक्टर्स में तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, एसी है, ठीक है। लेकिन जो आपको टॉर्क मिलेगा, क्या टॉर्क भी अल्टरनेटिंग मिलेगा? देख लीजिए टॉर्क अल्टरनेटिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी ये ए डैश पे अगर हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो फील्ड इधर, नॉर्थ पोल को इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ ए डैश है कि ए है, राम है कि श्याम है, इससे कुछ नहीं मतलब है। इसको सिर्फ दिख रहा है कि भाई फील्ड इधर है, करंट अंदर है, तो एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, इसका डायरेक्शन तो क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मोटर में तो इस तरह से, यानी कि ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। ये कंडक्टर फिर से ये ए डैश नीचे जाएगा इंटरपोलर जोन, फिर ये इधर आएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ए और ए डैश में करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा,
लेकिन ओवरऑल टॉर्क का डायरेक्शन तो सेम रह जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब इस डायरेक्शन को बदलना है तो आप इसके पोलरिटी को चेंज कीजिए या इसकी पोलरिटी को चेंज कीजिए, समझ रहे बात। अगर इस नॉर्थ साउथ जो स्टेटर का है इसको भी चेंज कर दें और इसको भी चेंज और VT को भी पोलरिटी को भी चेंज कर दें, प्लस इधर ले लें, माइनस इधर ले लें, तब तो फिर वही चीज रह जाएगा, है कि नहीं। अगर मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करना है तो दोनों में से कोई एक काम करें, या तो इसकी पोलरिटी को चेंज करें या तो इसकी पोलरिटी को चेंज करें, दोनों में से किसी एक को भी चेंज करेंगे तो इसका मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है उससे क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। एक्चुअल मोटर में जिसमें कई सारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर हम बनाएं कि बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, तो जो इंटरपोलर जोन है उसके इस तरफ जितने भी कंडक्टर्स होंगे उन सब में क्रॉस रहेगा और इस तरफ जितने भी कंडक्टर्स होंगे उन सब में डॉट रहेगा, ठीक है। जब कोई कंडक्टर इंटरपोलर जोन पे जाएगा उस समय उसमें करंट 0 हो जाएगा, लेकिन फिर जब इधर क्रॉस करेगा तो पोलरिटी चेंज होगी। तो और जैसे ही मान लीजिए ये डॉट जैसे ही इधर आएगा तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर्स की पोलरिटी तो चेंज होती है, लेकिन कॉम्यूटेटर चूंकि एक साइड हमेशा क्रॉस रखता है, एक साइड हमेशा डॉट रखता है, इसलिए मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनली रहेगा, ओके ना। तो ये बेसिक इसका जो वर्किंग है वो देखें हम लोग। अब देखते हैं एक चीज और हम लोग पढ़ चुके थे बेसिक ऑफ मोटर में। बेसिक ऑफ मोटर में हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जब ये इसमें जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है या जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा अंदर में, उससे जब ये मूव करना शुरू करेगा तो क्या इससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा या कुछ या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। देखिए यहाँ पर है तो मैक्सिमम टाइप का है, जब इधर जाएगा तो कुछ घटेगा, यहाँ जाएगा तो फिर 0, फिर इधर जाएगा तो अपोजिट पोलरिटी। यानी कि जो भी कंडक्टर है मोटर के अंदर में, हर एक कंडक्टर अपने मूवमेंट के दौरान कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। यहाँ पर है तो मैक्सिमम, इधर जाएगा तो कम जाएगा, है ना। तो फैराडे का पहला रूल भी अप्लाई होना चाहिए कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ कंडक्टर चेंजेस इन मैग्नीट्यूड या रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो ईएमएफ इंड्यूस होना है। तो ये कंडीशन सिर्फ जनरेटर में नहीं अप्लाई होती है, मोटर में भी अप्लाई होती है। और मोटर में वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको कहते हैं बैक ईएमएफ, जो हम लोग सर्किट मॉडल में पढ़े। तो अब जरा उस बैक ईएमएफ को देखते हैं और उसका क्या बेनिफिट है उसको देखते हैं। ये सर्किट मॉडल से हम लोग परिचित हैं, मोटर का सर्किट मॉडल में हम लोग पढ़े थे इसको कि मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, ये टर्मिनल वोल्टेज है और आर्मेचर रेजिस्टेंस, और आर्मेचर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको कि हम लोग बैक ईएमएफ कहते हैं, और उसकी पोलरिटी इस डायरेक्शन में होती है। ये हम लोग देख चुके हैं हाँ, कि ये इसका एरो का डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो और ये शाफ्ट को दिखा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में स्पीड मूव करेगा आपका शाफ्ट, और लोड टॉर्क, जो लोड का टॉर्क लेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और जो ईए का ये भी हम लोग जानते हैं, ये हम लोग कहते थे जनरेटर में, यहाँ पे जनरली ईबी कहते हैं, बैक ईएमएफ। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी पोलरिटी मतलब इसके कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से होती है, ये हम लोग देख चुके हैं एक्चुअली हाँ, ठीक है। वैसे भी आप देखिए तो एक बार फिर से, अगर कि ये था आपका, जैसे अभी हमने तुरंत देखा कि यहाँ पर कंडक्टर था, है ना, और ये मतलब इसमें क्रॉस एक करंट था, ठीक है, इधर था डॉट और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन कौन देगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल अगर इस पे लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मूवमेंट नीचे है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस किधर है, बाहर की तरफ, है ना, करंट है अंदर की तरफ
और बैक ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो बाहर की तरफ इंड्यूस हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए ये इसको इस तरह से हम लोग बनाए। यहां से अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो हम लोग इक्वेशन भी पहले भी लिख चुके हैं कि Vt इक्वल टू क्या होगा बताइए, EA, Vt इक्वल टू EA प्लस IRA, यही होता है। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू EA प्लस IRA और प्लस ब्रश का ड्रॉप VB, वोल्टेज ब्रश का जो भी +2 या जो भी हम लोग लेते हैं V ब्रश। ये इक्वेशन भी हम लोग को पता है, ठीक है। और यहां से भी आप EB निकाल सकते हैं, Vt माइनस IRA माइनस V ब्रश निकाल सकते हैं ना। और एक और भी जो जनरल फार्मूला है ईएमएफ इंड्यूस का, वो भी आपको पता होगा, Zp phi n अपॉन 60A। तो वो यहाँ भी वैलिड है, मोटर के लिए भी वैलिड है और जनरेटर के लिए तो वैलिड है ही, मोटर के लिए भी वैलिड है कि EB इक्वल टू Zp phi n अपॉन 60A। और इसमें आपको पता ही है कि इसी को लिख सकते हैं हम लोग Zp phi स्मॉल n अपॉन A, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको फिर लिख लेते हैं हम लोग, अगर Zp अपॉन A phi n तो ये होता है Ke phi n, ये भी आपको पता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में अगर लिखें तो ये Zp phi n ऊपर नीचे अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई n अपॉन 2 पाई a है ना। तो इसको लिख सकते हैं Zp phi ओमेगा m अपॉन 2 पाई a और Zp अपॉन 2 पाई a को हम लिखते हैं Ka, तो Ka phi ओमेगा m। तो ये सारी चीजें यहाँ भी वैलिड है मोटर के लिए, ठीक है। तो ये बैक ईएमएफ और ये। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। देखिए, अगर हम इस V ब्रश को नेग्लेक्ट कर लें 2 वोल्ट दैट इज, तो यहाँ से IA का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, अगर हम इसको नेग्लिजिबल मान लें तो IA का एक्सप्रेशन निकलेगा Vt माइनस EB अपॉन RA, है ना। अगर इसको नेग्लिजिबल मान लें तो IA क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस अपॉन RA, Vt माइनस EB अपॉन RA, ठीक है। अब देखिए EB तो आपको पता ही है Zp phi n, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो EB भी 0 होगा। अब एक चीज समझिए जरा, सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक वोल्टेज सप्लाई दे दिया मोटर को, कोई भी मोटर हो, सेपरेटली एक्साइटेड ले रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई दे दिया और इस शाफ्ट को आपने पकड़ लिया अपने हाथ से, ठीक है, मूव नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है ना, मूवमेंट नहीं होने दे रहे हैं, शाफ्ट को अपने हाथ से पकड़े हुए हैं, मोटर का क्या होगा, शाफ्ट को आप पकड़े हुए हैं, आप उसको मूव नहीं होने दे रहे, सपोज आप बाहुबली हैं, यू हैव ग्रास्प्ड इट फर्मली कि ये मूव नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में मोटर क्या होगा, या सपोज फ्रिक्शन से या इतना ज्यादा उसमें ब्लॉकेज है, बेयरिंग्स वगैरह ठीक नहीं, मूव नहीं हो रहा है, तो होगा क्या कि अगर ये मूव ही नहीं होगा, अगर आपका रोटर आर्मेचर मूव ही नहीं होगा, तो मूव नहीं होगा तो स्पीड इज नथिंग, n इज 0, और अगर n 0 है तो EB भी 0 है, EB भी 0 है, और अगर EB 0 है तो IA क्या होगा, Vt अपॉन RA। अगर EB 0 है तो IA विल बी इक्वल टू Vt अपॉन RA, और Vt तो टर्मिनल वोल्टेज है और RA आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और RA की वैल्यू बहुत कम होती है, RA की वैल्यू काफी कम होती है, तो Vt अपॉन RA विल बी ह्यूज वैल्यू एंड मशीन की वायरिंग जो है वो डैमेज हो सकती है, लार्ज करंट के कारण हीट से जल सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपने अगर सडनली हाई वोल्टेज दे दिया तो भी करंट के ज्यादा होने से जल सकता है, और अगर मोटर के ब्लॉकेज के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो मूव नहीं कर रहा है, आप वोल्टेज सप्लाई दिए हुए मूव नहीं कर रहा है, तो EB विल बी 0, और EB 0 होगा तो Vt अपॉन RA से करंट की वैल्यू हाई होकर के इट कैन बर्न द मोटर। हालांकि रेटिंग के हिसाब से बात होगी, लेकिन ये एक पॉइंट आप समझ लें। इसके अलावा एक और पॉइंट जो हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस, तो बैक ईएमएफ एक तरह से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। बैक ईएमएफ का होना एक तरह से आपको प्रोटेक्शन है, अगर मोटर अगर मूवमेंट है तो इसका मतलब EB है, और EB है इसका मतलब करंट कम ड्रॉ कर रहा है,
है ना, करंट कम ड्रॉ कर रहा है तो लॉसेस कम है और प्रोटेक्शन में भी है। इसके अलावा एक और जो बहुत सिग्निफिकेंट इसका रोल है वो बैक ईएमएफ का, उसको समझते हैं। और उसको समझने के लिए 3 पॉइंट मैंने शायद पहले भी आपको बताया हुआ है, उसको आप समझ लीजिए। अगर किसी भी मोटर के लिए, किसी भी मोटर के लिए, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस हो, कोई भी मोटर हो, अगर लोड टॉर्क ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, मतलब सपोज कि मशीन किसी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, तो मान लीजिए कोई मोटर है जो कि घूम रहा है और अपने साथ किसी लोड को भी घुमा रहा है, जैसे फैन घूम रहा है, हाँ, और इसके साथ हम एक ईंटा लटका दें, ठीक है, तो ईंटा को लेकर के भी घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे सब चीज चल रहा है। और उसी में सडनली अगर हम एक ईंटा और लटका दें, उसमें और अटैच कर दें, तो लोड बढ़ा दिया हमने, तो क्या होगा, उसकी स्पीड घट जाएगी ऑब्वियसली। तो अगर TL ग्रेटर देन TEM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मतलब जो यहाँ लग रहा है टॉर्क वो है ना। अगर लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से ज्यादा हो तो स्पीड रिड्यूसेस, स्पीड घटता है, किसका, मोटर का, ठीक है। सेकेंड, अगर लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर हो, जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर होगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और थर्ड, अगर लोड टॉर्क इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, अगर लोड टॉर्क कम हो गया, मतलब सपोज कि आपने 2 ईंटा लगाया था और किसी स्पीड पे चल रहा था, फिर आपने एक ईंटा हटा दिया तो स्पीड विल इंक्रीज। अगर लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से कम है तो स्पीड इंक्रीजेस। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए, मान लीजिए कि जो डीसी मोटर है आपका, ये डीसी मोटर किसी कांस्टेंट स्पीड पे किसी लोड के साथ, किसी लोड को अपने साथ रन कर रहा है, ठीक है, और सडनली आपने लोड को इंक्रीज कर, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन है, कांस्टेंट स्पीड का कंडीशन है TL इक्वल टू TEM। सपोज मैं कह रहा हूं कि TL इक्वल टू TEM इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, ये था, और इस समय जो आपकी स्पीड थी वो थी 1000 RPM, ठीक है, ये था कंडीशन 1। सडनली आपने क्या किया कि, है ना, TL को आपने बढ़ाकर कर दिया 100 न्यूटन मीटर, ठीक है, लोड को आपने बढ़ा दिया, लोड को बढ़ा करके कर दिया 100 न्यूटन मीटर। अभी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अब्रप्टली नहीं बढ़ेगा, अभी वो 50 न्यूटन मीटर पर ही है और n की वैल्यू 1000 RPM पर ही है। लेकिन ये जो कंडीशन है कि TL 100 न्यूटन मीटर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क 50 न्यूटन मीटर है, ये कौन सा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है कि TL ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, स्पीड घटने लगेगी, है ना, स्पीड विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। और स्पीड सपोज घट करके आ गया लगभग सपोज 800 RPM सपोज। अब स्पीड जैसे ही घटने लगेगी तो स्पीड के घटने के साथ, चूंकि EB इज प्रोपोर्शनल टू φn या EB इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो जैसे ही स्पीड घटने लगेगी वैसे ही EB भी घटेगा, आपका EB घटेगा, और EB घटेगा, dt कांस्टेंट है, RA कांस्टेंट है। जैसे ही लोड बढ़ा स्पीड विल गेट रिड्यूस, स्पीड घटेगा, EB घटेगा, EB घटेगा तो IA बढ़ेगा, मतलब जो करंट यहां से ड्रॉ हो रहा है वो करंट ड्रॉ ज्यादा होगा, ठीक है, और IA बढ़ेगा तो अभी हम लोग जस्ट डिराइव करेंगे थोड़ा देर में कि TE इज प्रोपोर्शनल टू φI, कि टॉर्क जो है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा आर्मेचर करंट उतना ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही आपने लोड बढ़ाया स्पीड का घटना स्टार्ट हुआ, स्पीड घटा तो बैक ईएमएफ घटा, बैक ईएमएफ घटेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जिस समय 800 RPM है, सपोज ये बढ़ करके हो गया 80 न्यूटन मीटर, और TL कितना है, 100 न्यूटन मीटर। क्या अभी भी कांस्टेंट स्पीड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड होने के लिए इन दोनों को सेम होना चाहिए, मतलब स्पीड अभी और घटेगा। अभी भी क्या कंडीशन है, TL ग्रेटर देन TEM, अभी भी TL बड़ा है TEM से, तो स्पीड और घटेगी। सपोज n इक्वल टू 600 RPM पे आकर के
मतलब स्पीड घट रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बढ़ रहा है ना। स्पीड घट रहा है, बैक ईएमएफ घट रहा है, करंट बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को बढ़ा रहा है। सपोज स्पीड जब 600 आरपीएम हुई उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना हुआ, 100 न्यूटन मीटर, और टीएल भी कितना है, 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। अब इसी स्पीड पे आपका 600 आरपीएम पर ही आपका मशीन या फैन जो भी है ये कंटिन्यूअसली रन करेगा। ठीक है ना। तो यानी कि बैक ईएमएफ जो है आपके मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बना रहा है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि हम लोड बढ़ा रहे हैं, अब क्या होगा मेरे मशीन का, नथिंग, वो ये भी देख लेगा। कैसे, अभी मान लीजिए इसी पोजीशन में यहाँ पर आ रहा है, काफी देर तक चला और सडनली फिर आपने लोड को हटा दिया, और आपने लोड को हटा करके सपोज फिर से कर दिया 50 न्यूटन मीटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लोड तो आपने तुरंत हटा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो भी 100 न्यूटन मीटर है और n इक्वल टू 600 आरपीएम है। ठीक है, आपने लोड हटा दिया, क्या होगा, लोड हटा देंगे क्या, मशीन क्या होगा, ये भी सब देख रहे हैं। कैसे, 50 न्यूटन मीटर, ये 100 है, कोई बात नहीं। थर्ड कंडीशन है, लोड टॉर्क इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, कम है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा तो आपका बैक ईएमएफ बढ़ेगा, और बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घटेगा। यानी कि एक, ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ेगा तो सपोज n इक्वल टू समथिंग 800 आरपीएम हो गया, और उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट करके सपोज 80 न्यूटन मीटर हो गया, और TL तो 50 न्यूटन मीटर ही है। ठीक है ना, तो ये एक कंडीशन है। अभी भी क्या है, अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से बड़ा है, स्पीड और बढ़ेगी, और सपोज कि एक पोजीशन आया 1000 आरपीएम, स्पीड बढ़ रही है, ईबी बढ़ रहा है, आईए घट रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घट रहा है, और टीएम हो गया आपको 50 न्यूटन मीटर और टीएल इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो अब यानी इस कंडीशन में फिर से ये दोनों सेम, अब ये कंटिन्यूअसली 1000 आरपीएम पे रन करता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि बैक ईएमएफ जो है वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग टाइप का है, वो खुद से घट बढ़ करके और करंट को अपने साथ घटा बढ़ा करके लोड के हिसाब से मशीन को स्टेबलाइज रखता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स में हम आपको भेजेंगे, उसमें लिखा हुआ है। अब आइए देखिए एक और भी चीज देखते हैं। अभी हमने सर्किट मॉडल देखा और इक्वेशन हमने बनाया, एक इक्वेशन लिखे VT इक्वल टू EA प्लस ये वाला, जो यहाँ से इक्वेशन आ रहा है कि VT इक्वल टू EA प्लस IA RA या EB प्लस IA RA। ठीक है, इसमें अगर हम दोनों साइड IA से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, VT इंटू IA इक्वल टू EB इंटू IA प्लस IA स्क्वायर RA, है ना। ये VT इंटू IA क्या है, सप्लाई वोल्टेज इनपुट पावर, सप्लाई वोल्टेज इंटू इनपुट करेंट, मतलब ये है इनपुट पावर, पावर इनपुट। IA स्क्वायर RA क्या है, लॉस, कॉपर लॉस, और EB इंटू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और पावर ट्रांसफर्ड टू आर्मेचर। EB इंटू IA क्या है, EB इंटू IA है कि कितना पावर आर्मेचर को ट्रांसफर कर रहा है ना। आर्मेचर का वोल्टेज है EB इंटू IA, मतलब आर्मेचर को कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, और आर्मेचर को जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वही तो मैकेनिकल पावर बन रहा है, उसके कारण तो आर्मेचर घूम रहा है। हाँ, इसको हम लोग अब इसमें से कुछ फ्रिक्शन लॉस और ये वो हटके फिर लोड को जाएगा, दैट इज हम लोग पढ़ चुके हैं उसको, लेकिन टोटल मैकेनिकल पावर कितना है, EB इंटू IA, ये टोटल मैकेनिकल पावर EB इंटू IA। तो पावर मैकेनिकल इक्वल टू EB इंटू IA। और आप लोग मैकेनिक्स में या इसमें पढ़े होंगे कि मैकेनिकल पावर का टॉर्क और स्पीड के टर्म्स में रिलेशन होता है, टॉर्क इनटू स्पीड।
तो मैकेनिकल पावर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रेडियन पर सेकेंड में जो स्पीड होती है वो। दिस विल बी इक्वल टू ईबी इनटू आई, ठीक है ना। तो देयरफॉर टीईएम, या अभी ऐसे लीजिए टीईएम इनटू ओमेगा एम इक्वल टू ईबी को लिख सकते हैं हम के ए फाई ओमेगा एम इनटू आई, क्योंकि हम लोग अपने पीछे दिखा था ईबी इक्वल टू के ए फाई ओमेगा एम, यहां से ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया और क्या मिल गया टीईएम इक्वल टू के ए फाई आई। तो यही चीज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है टोटल, के आपको पता ही है के इक्वल टू जेडपी अपॉन 2 पाई ए, 5 फ्लक्स पर पोल, और आइए इनकमिंग करें, टोटल इनकमिंग करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला क्या हो गया, टीएम इक्वल टू के फाई आई, या टीईएम इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई, जो मैंने आपको उस समय कहा था। तो एक तो तरीका ये है इसके डिराइवेशन का, एक और भी तरीका है, उसको भी देख लीजिए। जनरली एग्जाम्स में अगर आपसे टॉर्क का डिराइवेशन पूछे तो नोट्स में हम भेजेंगे, ये भी तरीका यूज करना है, लेकिन एक और भी तरीका है, उसको भी देख लीजिए। एक और भी तरीका जो है वो इस बेसिस पर है कि प्रत्येक कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू बी आई एल से हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो है वो Z है, और प्रत्येक कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा B इंटू आई इंटू एल, प्रत्येक कंडक्टर पे, ठीक है ना। प्रत्येक कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा B इंटू आई इंटू एल, ठीक है ना। अब अगर इफ देयर आर Z कंडक्टर्स, अगर Z कंडक्टर्स हैं तो F टोटल क्या हो जाएगा B इंटू आई इंटू एल इंटू जेड, टोटल एवरेज भी कर सकते हैं आप, टोटल सब पर जो एवरेज लगेगा Z न्यूटन, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें जो टॉर्क लेते हैं, टॉर्क इक्वल टू एफ एवरेज इनटू आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ रोटर, जो आपके रोटर का रेडियस है वो आर होता है। तो एफ ए बी इंटू आर न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पर एफ ए बी की जगह पुट करें तो बी आई एल जेड इंटू आर न्यूटन मीटर। अब देखिए B क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स पर पोल, तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये जो फाई है ये है फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। अगर P नंबर ऑफ पोल्स हैं, ये फाई तो फ्लक्स पर पोल है, पर पोल कितना फ्लक्स है, और अगर P टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा फाई इंटू पी। फाई तो ये फ्लक्स पर पोल है जो हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह में लेते हैं, लेकिन जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो होगा टोटल फ्लक्स अपॉन एरिया, टोटल एरिया। तो फ्लक्स पर पोल फाई है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा फाई इंटू पी, तो इट विल बी फाई इंटू पी अपॉन एरिया। तो एक रोटर जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसका लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा, अगर रेडियस आर है लेंथ एल है तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एच हम लोग कहते हैं, तो 5p अपॉन 2 पाई आर एल, ये होगा आपको फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला। तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा T इक्वल टू 5p अपॉन 2 पाई आर एल इंटू ये तब भी, उसके बाद I इंटू एल इंटू जेड इंटू आर न्यूटन मीटर, एल और आर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये इसको हम इधर कर लेते हैं, तो जेड पी अपॉन 2 पाई फाई आई, जेड पी अपॉन 2 पाई फाई आई न्यूटन मीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आई जो हम यहाँ पे लिए थे एक कंडक्टर से जो करंट था उसको लिए थे, है ना, और हमको टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लेना है तो वहां आई ए लेना है। अब आई ए और आई में क्या रिलेशन होगा, आई ए है टोटल करंट, जैसे कि मान लीजिए वेव वाइंडिंग सपोज कोई भी हो, वेव वाइंडिंग अगर है मान लो तो ये दो, ठीक है, ये आई ए है और ये है आई, तो
आई और आई ए में क्या अंतर होगा? तो हम ये देखिए, सपोज कि अगर इधर भी आई है इधर भी आई है, तो अगर ये 2 एम्पेयर है और ये 2 एम्पेयर, तो ये कितना हो? 4 एम्पेयर, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई ए अपॉन ए, यानी कि 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2। आई क्या है? आई है प्रत्येक ब्रांच से जो करंट है, और आई ए है टोटल करंट। तो आई कितना है? 2 एम्पेयर, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 इक्वल टू ये आई है 4 अपॉन 2 पैरेलल पाथ बाई 2। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं? 2 है। ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो आई को लिख सकते हैं आई ए अपॉन ए, ठीक है? तो यहां पर इसको लिखें तो ZP अपॉन 2 पाई इंटू 5 इंटू आई ए अपॉन ए। तो ZP अपॉन 2 पाई ए को इधर ले लें तो क्या हो जाएगा? ZP अपॉन 2 पाई ए इंटू 5 आई ए। तो ZP अपॉन 2 पाई को लिख सकते हैं के ए 5 आई ए, करेक्ट ना? तो ये क्वेश्चन आ गया। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो यही है आपका के इंटू 5 आई ए, और इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक जो कुछ बातें हैं मोटर के बारे में, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको करना है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको पिछले साल आपके सीनियर लोगों से पूछा गया था एसबीटी में। उसको करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि ए 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर, 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर मतलब VT इज इक्वल टू 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर draws a current of 50 एम्पेयर, मतलब IA इज इक्वल टू 50 एम्पेयर, ठीक है? फ्रॉम सप्लाई आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सीरीज रेजिस्टेंस आर 0.2 ओम एंड 0.1 ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है? कैलकुलेट EB एंड मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ठीक है? कैलकुलेट EB एंड मैकेनिकल पावर डेवलप। देखिए बहुत आसान है। डीसी सीरीज मोटर है, मतलब इसका सर्किट अगर बनाए हम लोग तो कुछ ऐसा बनेगा। ये सीरीज वाइंडिंग, ये आर्मेचर, और ये आपका EB, ठीक है? कुछ यही होगा, और ये करंट भी दिया हुआ है I। तो EB निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। VT इक्वल टू क्या होगा? EB प्लस IARA, ब्रश का कुछ जिक्र नहीं है तो नहीं लेंगे, प्लस IARSE, ठीक है ना? तो VT कितना है? 220 इक्वल, और पूछ क्या रहा है? EB पूछ रहा है, और मैकेनिकल पावर डेवलप पूछ रहा है। EB तो निकल ही जाएगा, और मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होता है? EB इंटू IA। तो 220 इक्वल टू EB प्लस IA को कॉमन ले सकते हैं, 50 इंटू RA प्लस RSE कितना हो जाएगा? 0.3। तो देयरफॉर EB विल बी इक्वल टू, इसमें से 15 घट जाएगा ना, 205 वोल्ट, ठीक है? और पावर मैकेनिकल क्या हो जाएगा? 205 गुने IA यानी 50, तो 205 गुने 50 तो कितना हो जाएगा? 0। 25 के 5 हासिल 2, 5002 पंदुनी 10, 10,250 वाट, ठीक है? ठीक है ना? तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है? तो ये तो बड़ा सिंपल है, 4 नंबर में पूछा था। तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, और भी कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको नोट्स में हम भेजेंगे, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को बनाइए, और अगले क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और अगर हो पाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।